जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं विशाल एकेडमी ACAM और यह शुरू किया हूँ। जीव विज्ञान है 10th 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जो 10th में बस पढ़ने वाले जो भी लड़के हैं जो एग्जाम देंगे उनके लिए खास है। उतना भी खास नहीं, इसके आने वाले जो लेक्चर होंगे ये बहुत ज़्यादा खास होंगे। ये बेसिक जानकारी के लिए ज़रूरी है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपना लेक्चर। मैंने इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, जिसमें मैंने बता दिया था आहार नाल किसे कहते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप उस पिछले लेक्चर को देख लें और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आहार नाल का मतलब मैंने ये बताया था, जब भोजन करते हैं तो वह जिन जिन रास्तों से भोजन जाता है उसे आहार नाल कहते हैं। अब पाचक ग्रंथि अब शुरू करना है, आइए देखते हैं। पाचक ग्रंथि जो भोजन को पचाने वाली जो ग्रंथियां होती है ना, कई सारी ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करती हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, ग्रंथियां का मतलब ये होता है गांठ, गांठ टाइप का होता है। गांठ को ही क्या कह रहे हैं, ग्रंथि कह रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे क्या होते हैं, ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें हम पाचक ग्रंथि में, पाचक ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखिए पाचक ग्रंथि के अंदर कौन कौन से आते हैं। मैंने क्या बताया था आपको इससे पिछले लेक्चर में कि जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारा मुख में पानी टाइप का निकलता रहता है, पानी टाइप का, और वह जो पानी होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं। यह जो लार है, यह लार ये ग्रंथियों से निकलता है, जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। यह लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। आइए देखिए, पैरोटिड या कर्णमूल ग्रंथियां। पैरोटिड का अंग्रेजी नाम है और कर्णमूल क्या है, हिंदी नाम है। पैरोटिड या कर्णमूल ग्रंथियां, पहला नाम क्या है, पैरोटिड या कर्णमूल ग्रंथियां। दूसरा नाम क्या है, सबलिंगुअल या जीवा ग्रंथियां। इसको अंग्रेजी नाम के सबलिंगुअल और हिंदी में क्या नाम है, जीवा ग्रंथियां। अब देखिए जबड़े के नीचे की जो ग्रंथियां हैं या सब मैंडिबुलर, जबड़े के नीचे की ग्रंथि और सब मैंडिबुलर। यहाँ ऐसे देखा जाए कि हमारे कान के यहाँ पे जो हिस्सा होता है, यहाँ से जो हमारे मुख में पानी आता है तो वो क्या, कौन सी ग्रंथि देता है, लार। पानी का मतलब लार, वो कौन कौन देता है, लार। वो देता है हमारा पैरोटिड। पैरोटिड यानी कर्णमूल ग्रंथियां देती हैं। अगर दूसरा देखा जाए सबलिंगुअल कहाँ होता है, जीभ के यहाँ पे होता है, यहाँ इस साइड पे होता है। यहाँ पे इस साइड पे कौन से पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है, सबलिंगुअल या जीवा ग्रंथि कहते हैं। यहाँ कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार की, सबलिंगुअल या जीव ग्रंथि। ठीक है, अब उसके नीचे देखिए, जबड़े के नीचे बोला है, जबड़ा कितना होता है, 2 होता है। एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचला जबड़ा होता है। आप देखेंगे केवल निचला ही जबड़ा हिलेगा, आप ऊपरा जबड़ा हिला ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए जबड़े के नीचे बोला है तो यहाँ पे होगा इस वाले लार ग्रंथि को हम क्या नाम देंगे, जबड़े के नीचे की जो ग्रंथि होगा उसे कहेंगे सबमैंडिबुलर। और इसके बाद देखिए इनका काम होता है, जो भोजन जो भी हम करते हैं उसको छोटा करने का कार्य करता है। ठीक है, पहला भोजन का जो पाचन होता है वह मुख से शुरू होता है। अब आगे देखिए, यकृत को अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर, और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी आपका 1 नंबर में बन जाता है सवाल कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। वह पहला 1 नंबर पे जो आता है कौन सी ग्रंथि आएगा, यकृत ग्रंथि आएगा। उसके बाद कौन सी ग्रंथि आएगा, अग्नाशय आएगा। यकृत इस तरह का होता है और यह अग्नाशय है। ठीक है, अब देखिए आगे, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यही पीत रस निकलता है। अब पीत रस को अंग्रेजी में कहते हैं बाइल जूस। यह जो बाइल जूस अभी आगे बताएंगे, बाइल जूस कैसे बनता है, किस वजह से बनता है। ठीक है ना, यह पीत रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यानी जो पीत रस बनाने का जो काम करता है वह यकृत करता है। कौन करता है, यकृत। और यह पीत रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यानी जो यकृत में पीत रस बन रहा होता है वह पीत रस कहाँ जाके इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और वो पित्ताशय एक थैली है, उस थैली में वह एक रस जो यकृत बना रहा होता है वह रस जाके पित्ताशय में इकट्ठा होता है। वह पित्ताशय कहाँ है, यकृत के नीचे देखिए यहाँ पे है पित्ताशय। पित्ताशय को अंग्रेजी में कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या नाम देते हैं, गॉल ब्लैडर। यहीं पे स्टोन वगैरह क्या होता है, जम जाता है, और इसका जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसे काट कर इस थैली को हटा दिया जाता है।
ठीक है। और इसके अंदर जो पीत रस होता है ना, उसका जो प्रभाव होता है ना, वो क्षार होता है। आप वैसे ही जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो आप ये समझिए कि आप कोई भी चीज़ खाएंगे ना, जीव वाला जो स्ट्रक्चर बताया था, अगर वह स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, तो वह खट्टा किसकी पहचान बताता है? अम्ल की पहचान बताएगा। अगर वह कड़वा हो तो वह किसकी पहचान बताएगा? क्षार होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका वजन 1.5 kg का है। ये जो है हमारा यकृत, आप वह 1.5 kg का है। कितना केजी का है वो? 1.5 kg का है। और यह उदर गुहा के दाहिने साइड होता है। दाहिने साइड बोला ना, यानी दाहिने, ये क्या है? बायां हाथ है, ये क्या है? दाहिना हाथ है। यानी आप दाहिने साइड देखें तो ये है ना दाहिना साइड। आप देखिए यहाँ पे है, अगर यकृत है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यकृत पाया जाएगा। यानी इसके देखिए जो पसलियां होंगी उसके ठीक नीचे और इसके भी ऊपर यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यकृत। यहाँ पे जो होगा वह कितने केजी का होगा? 1.5 kg का होगा। अब यहाँ देखिए, यह उदर गुहा, आप उदर गुहा का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब गुहा, गुहा का मतलब होता है खाली जगह, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। यानी पेट के अंदर जो खाली जगह है उसको कह रहे हैं उदर गुहा। हमारे पेट की खाली जगह में ही क्या पाया जा रहा है? यानी ये जो हिस्सा है ना, इसको पूरा कहते हैं क्या? उदर गुहा। इस उदर गुहा के अंदर कई सारे हिस्से पाए जाते हैं। अमाशय पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत। जैसे इस आप पहले समझेंगे उदर गुहा होता क्या है। ठीक है, आप इधर देखिए, वच गुहा। वच का मतलब क्या होता है? सीना, यानी छाती। और गुहा का क्या होता है? खाली जगह। ये हमारा जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हिस्सा है वो क्या? वच गुहा कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा? पूरा वच गुहा कहलाएगा। वच का अर्थ क्या होता है? सीना, यानी छाती। और गुहा का अर्थ क्या होता है? खाली जगह। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वह वच गुहा कहलाता है। वच गुहा में क्या क्या आएगा? आप जानते हैं कि हमारा जो हृदय है बार बार धड़कता रहता है, और वह अधिकांश भाग 90% से भी ज्यादा वो हमारा हृदय बाएं साइड झुका रहता है। देखिए, हृदय है और फेफड़ा, जो आप सांस ले रहे होते हैं ना, मैंने क्या बोला था, जब सांस लेते हैं तो ग्रसनी के माध्यम से भोजन और खाना दोनों जाता है। ग्रसनी आगे चल के 2 भागों में बढ़ता है, ग्रसनी, ग्रास नली और श्वास नली। तो हवा किस रास्ते से जाएगा? ग्रास नली के माध्यम, श्वास नली के माध्यम से जाएगा। आप इतना जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, वच गुहा में क्या क्या पाया जाएगा, यहाँ से आप जान सकते हैं। यहाँ से यहाँ इसके बीच में जो भी हिस्से पाए जाएंगे ना, वो क्या कहलाएगा? वच गुहा के अंदर है। ठीक है ना। वच गुहा में क्या है? हृदय आ जाएगा 1 नंबर। दूसरा क्या आएगा? फेफड़ा आएगा। और क्या आएगा? श्वास नली आएगा। क्या आएगा? ग्रास नली। ठीक है ना, इतना आप समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक। अब आगे देखिए, उदर गुहा। उदर का मतलब क्या होता है? ये वाला जो हिस्सा दिखाई देता है कमर से ठीक यहाँ तक, इसके बीच की जो दूरी होती है वह क्या कहलाएगा? उदर गुहा में उदर गुहा कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, अमाशय है ना, अब मैंने क्या पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से इसके बीच में ही क्या पाया जा रहा है? अमाशय, अग्नाशय, यहीं पे। ठीक है, इसके नीचे जो भी हिस्सा पाया जाएगा वो किसके अंदर होगा? उदर गुहा के अंदर होगा। अमाशय है, यकृत है, और क्या है? पित्ताशय है। ठीक है, यह जो हिस्सा है किस में पाया जाता है? उदर गुहा में। इसीलिए यहाँ पे लिखा था क्या? उदर गुहा। अब आगे देखिए, श्रोणि गुहा। श्रोणि गुहा क्या होता है? जैसे ये वाला हिस्सा है ना, इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा पाया जाएगा, इतना ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? श्रोणि गुहा। उसको क्या कहेंगे? इतने हिस्से को श्रोणि गुहा। ठीक है, श्रोणि गुहा में हम उसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं? देखिए, यौन अंग होता है, मूत्राशय होता है, मलाशय होता है। अब मैंने अभी इससे पहले पाचन तंत्र में मैंने पढ़ाया था आहार नाल में कि जो मलाशय है वो कौन सा अंतिम छोर है? देखिए, बड़ी आंत था ना, बड़ी आंत का जो बड़ी आंत में 2 भाग थे ना, मलाशय था और क्या था? मलाशय के बाद मलाशय बताया था और गुद्दा बताया था। ठीक है ना। और मलाशय जो हम खाना वाना खा लेते हैं, बड़ी आंत में जो पच जाता है पूरी तरह से, और बाकी जो हिस्सा होता है उसका बड़ी आंत का 2 हिस्सा है ना, अमाशय है, क्या है? मलाशय है, और क्या है? गुद्दा है। तो मलाशय में क्या होता है? जो गंदगी वगैरह होता है ना, एक थैली है हमारे शरीर के अंदर, यहीं पे है थैली, मतलब यही थैली है। ठीक है ना। उस थैली के अंदर क्या होता है? गंदगी जाके इकट्ठा हो जाता है। जब मलाशय में वो गंदगी जाता है ना, तो वो गंदगी में उसमें अगर पानी उनी की मात्रा होता है ना, तो मलाशय की सतह उस पानी को क्या कर लेता है? सोख लेता है। हमारे शरीर के मलाशय पानी की मात्रा को सोख लेता है। बाकी जो खराब पदार्थ होता है हमारे शरीर के अंतिम छोर गुदा द्वार के माध्यम से क्या करता है? बाहर कर देता है। तो यानी जो मैंने बताया, मलाशय किसके अंदर है?
श्रोणि गुहा के अंदर है, मूत्राशय कहाँ है, श्रोणि गुहा के अंदर है, ठीक ना। और जनन अंग वगैरह भी जो होते हैं इसी के बीच में पाए जाते हैं। इतना आपने समझ लिया। अब आपने वक्ष गुहा समझा, उदर गुहा समझा, श्रोणि गुहा समझा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये शब्द कहीं भी मिलेंगे, आप किसी को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। पाचक ग्रंथि, ये तो हमने देख लिया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिस नली से पीत नली निकलती है, ठीक है ना, और यह ग्रहणी में पीत रस प्रवेश करता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं अपनी बात को, यकृत को, सामान्य जानकारी में, हम लिखे हुए बात को नहीं, क्योंकि मुझे कहा गया था, मतलब कईयों के द्वारा, मतलब जो हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और कई बच्चों ने कहा कि सर आप कि हम लोग इसको नोट्स वगैरह कर सके और हम अपने एग्जाम को दे सके। और बच्चों के कहने पे ही मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसी प्रकार से मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मैं किस प्रकार से मैंने पढ़ाया हूँ, और मुझ में जो भी किसी प्रकार की गलतियां हों, और उसको कमेंट के माध्यम से बताएं, और मैं उससे अपने आप को बेहतर बनाने को आते जाएंगे, और सब्सक्राइब बढ़ता रहेगा, और मुझे मोटिवेट मिलते रहेंगे, मोटिवेट होता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, और आप इस वीडियो को देखेंगे और पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने अत्यधिक मेहनत किया हूँ, और यह मेहनत से ही मुझे विश्वास है कि आप भी इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यह पीत रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और यह क्षार होता है। इसका वजन 1.5 kg का है। यह उदर गुहा के दाहिने साइड होता है। जिस नली से पीत नली निकलती है, देखिए जिस नली से पीत रस निकलता है, ठीक ना, जिस नली से पीत रस आगे बढ़ता है, ठीक है, पीत रस आगे बढ़ता है। जिस नली से क्या होगा, जिस नली से पीत रस आगे बढ़ता है उसे क्या नाम दोगे, पीत नली। क्या नाम दोगे, पीत नली, ठीक है, नली। और यह ग्रहणी में पीत रस प्रवेश करता है। इतना समझ गया। एक बार और देखिए, यकृत है ना, यकृत हमारे दाहिने साइड है, ये है उदर गुहा में। कहाँ है, उदर गुहा में। कितना वजन है, 1.5 kg। कितना वजन है, 1.5 kg। यकृत क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस का मतलब क्या बनाता है, देखिए बाइल जूस का मतलब क्या बनाता है, पीत रस बनाता है। आपको ये जानना होगा, ठीक है, पीत रस बनाता है। और ये पीत रस जो बनाता है, अभी बनाएगा तो वो थैली होगा ना रखने वाला, वो कहाँ रखता है, थैली में, पित्ताशय में रखता है, ठीक है। अब पित्ताशय में जो पीत रस जाता है ना, वो कैसा होता है, क्षार होता है कि अम्ल होता है, बताइए जल्दी। क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। चलिए अब इतना हमने समझ लिया। अब देखिए क्या होता है कि अब ग्रहणी, आप सुन रहे हो, ग्रहणी नहीं समझ में आ रहा। ग्रहणी का मतलब ये है कि जब हमने पाचन बताया था ना, इसे करके थोड़ा, और हमने इसको ऐसे बनाया था, ठीक है, और ऐसे किया था हमने, तो ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा, इसी को क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। यहीं पे क्या आता है, पीत रस आता है। तो आप इतना समझ गए ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्रहणी बनाया भी हूँ, समझ गए आप, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे देखिए यकृत का कार्य क्या है। देखिए यकृत आप जब भी देखते हैं, डॉक्टर वगैरह भी अगर आपको चेकअप वगैरह करना होता है तो आपके लीवर वगैरह से ही ज्यादा रिलेट बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए जो यकृत है ना, बहुत ज्यादा काम करता है, कम से कम 500 से भी अधिक काम करता है, 500 प्लस काम है। हम उसकी क्या, हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम उसकी चर्चाएं करेंगे। जो मुख्य मुख्य कार्य हैं हम केवल उसी को जानेंगे, ठीक है ना। देखिए और जितना लिखा है उससे हम अधिक बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। देखिए यकृत का कार्य क्या, वसा का पायसीकरण पीत रस से होता है। आपको मैंने पहले बताया था ना, पायसीकरण क्या होता है, जब हमारे आमाशय में क्या होता है, भोजन, ठीक है, भोजन, जब हम लोग भोजन वगैरह करते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है ना, और जाके ग्रहणी में, मतलब छोटी आंत में प्रवेश करता है ना। तो जो आमाशय में जो भोजन छोटा हुआ था उसे क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। लेकिन अगर छोटी आंत में, अगर उसका अगर छोटी आंत में अगर वह और जो भोजन था और छोटा हो गया, एकदम दूध की जैसा पतला हो जाता है, एक शब्द देते हैं उसे, क्या, काइम कहते हैं। क्या नाम देते हैं, काइम। क्या नाम देंगे उसे, काइम कहेंगे। क्या नाम देंगे उसे, काइम, ठीक है। अब आगे देखिए
वसा का पाइसीकरण पीत रस से होता है, यानी वसा पोषक तत्व किसे कहते हैं ये जानिए। पोषण तो मैंने बताया था, जो भोजन वगैरह करते हैं ना, उस भोजन में ना तत्व पाए जाते हैं, उसे कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व भी क्या होते हैं, खास प्रकार से देखा जाए तो 5 होते हैं। जैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज, जल, विटामिन। इतना आपने समझ लिया ना। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे जो वसा है, ठीक है ना, वसा का ही क्या होता है, पाइसीकरण होता है। जैसे आप तेल वगैरह जो भी चीजें खाएंगे ना, तेल की मात्रा वगैरह, उसमें क्या पाया जाएगा, घी वगैरह, उसमें वसा वगैरह आपको उसमें मिलेगा, ठीक है ना। वसा को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, फैट, ठीक है। आगे देखिए, यह रुधिरा का 1/3 भाग रखता है। जैसे आपके शरीर में इतना ज्यादा रक्त बह रहा है ना, आप इतना जानिए, आपका जो शरीर का जो वजन है ना, आपके वजन के ना 7 से 8% आपके शरीर में खून है। आप निकाल सकते हैं कि आपके शरीर में कितना खून है। अगर आपका शरीर का जितना वजन होगा ना, उस वजन का आप 7 से 8% होता है, आप उसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक तरीका देखिए, मेरा वजन मान लीजिए कि 70 वजन किसी का है, 70 केजी का है, और जो भी 70 केजी का जो भी वजन है, उस वजन में आप देखेंगे कि उसमें मैंने क्या होता है, 7 से 8%, 7 लिखो या 8 लिखो, तो मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ, मिनिमम 7, 8 रखता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसका क्या निकालना है, रक्त निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 70 गुणे क्या करूंगा, 8/100। मैं 7 या 8% का कर रहा हूँ, मैं 8 का रख रहा हूँ, ठीक है ना, 7 या 8 ऐसी माना गया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 7 या 8 क्या हो जाएगा, 56 होगा, और 56 क्या हो जाएगा, 10 होगा, और जैसे ही भाग करोगे तो 5.6 नहीं आ जाएगा, यानी मान के चलो तो 5 लीटर होता है। 70 केजी वजन में कितना खून होगा, 5 लीटर होगा। नहीं तो अगर 8 रखोगे तो 5.5 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आप समझ लीजिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो। अब आगे देखिए, हमारा जो शरीर है उसमें क्या होता है, रक्त होता है ना, उस शरीर में जितना रक्त घूम रहा होता है ना, उस रक्त में 1/3 भाग क्या करेगा, वो रक्त को हमारा यकृत स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो रुधिरा में फाइब्रिनोजन बनता है, या रुधिरा को जमाने में मदद करता है। अब देखिए, अब रुधिरों को क्या करता है, फाइब्रिनोजन जमाने का काम करता है। यकृत में क्या बनता है, फाइब्रिनोजन बनता है। अब फाइब्रिनोजन का काम क्या है, रक्त को जमाने का काम है। अब समझ सकते होंगे कि जहां पे ही फाइब्रिनोजन होगा वहां पे रक्त क्या होगा, जम जाएगा, और जब जम जाएगा, ठीक है, तो हमारा शरीर क्या होगा, मरने की कगार पे आ जाएगा। समझ रहे हैं, जब आगे बढ़ेगा ही नहीं, इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारे जब शरीर में रक्त नहीं आगे बढ़ेगा तो सब कई सारी क्रियाकलाप रुक जाएंगे, और इससे हमारे शरीर का क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। तो अब देखिए इससे क्या बढ़िया चीज है, यकृत दोनों बना रहा है, फाइब्रिनोजन भी बना रहा है, एक हिपेरिन भी निकालता है। कितनी खास बात है ये देखिए, रुधिरा में फाइब्रिनोजन बनाता है और रुधिरा को क्या करता है, ये जमाने में मदद करता है, लेकिन जम नहीं रहा है, ठीक है ना। किसके, नसों के अंदर, नसों को कहता है वाहिनी। वाहिनियां 2 तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, होता है धमनी, शिरा और केशिका। अब अगर पूछे धमनी किसे कहते हैं, जिसमें ना ऑक्सीजन गैस, जो हम सांस नहीं लेते हैं हवा में से, तो होता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जिस रक्त में बहता है ना, उसे कहते हैं धमनी, और उस धमनी का रंग होता है लाल, और वो लाल रंग ऊपर दिखता नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां है ना, उसके अंदर है, बहुत गहराई में होती है धमनी, ठीक है ना। ये लाल रंग का, तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और देखो, अब ये जो आप देखते हो ना, हरे रंग का जो नसें वगैरह होती है यार, तो नीला दिखाई देता है। चमड़ी से ऊपर देखो तो हरा, अगर हटा के देखे तो नीला दिखाई देगा, आप जान सकते होंगे, ठीक है ना। और उसमें CO2 गैस बहता है, जो हम गैस निकालने वाले होते हैं ना, वह होता है CO2 गैस। और CO2 हमारे लिए गैस, वो हमारे लिए नुकसान है। CO2 गैस का फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, तो इसीलिए कहते हैं अशुद्ध। और हमारा यह जो CO2 गैस जिस वाहिनी में घूमता है ना, उसे कहते हैं क्या, शीरा कहते हैं, समझ गए। और केशिका, धमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से केशिका, समझ गए इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। या हिपेरिन नामक पदार्थ निकालता है, रक्त को वाहिनियों में जमने नहीं देता है, ठीक है। ये देखो, वाहिनी बोला ना, धमनी, शीरा, केशिका बोल दिया ना, तो इसमें क्या करता है, उस रक्त को जमने नहीं देता है, इतना आप समझ गए। यह हिपेरिन नामक पदार्थ निकालता है, रक्त को वाहिनियों में जमने नहीं देता। क्या खास बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा शरीर में जो रक्त वाहिनियों में घूम रहा है, नस को कह रहे हैं, वाहिनियों में जो घूम रहा है, तो उसमें रक्त क्यों नहीं जमता है,
आप कह सकते हैं कि हमारा जो यकृत है उस यकृत से एक पदार्थ निकलता है जिसे हम हिपेरिन कहते हैं, और वह हिपेरिन उसको क्या करता है, जमने नहीं देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिपेरिन और फाइब्रिनोजन, ये दो शब्द याद रखना। फाइब्रिनोजन हमारे यकृति बनाता है, हिपेरिन भी यकृति निकाल रहा है, लेकिन रक्त को जमने नहीं दे रहा है। इतना आपने समझ लिया। ठीक है, और चीज देखिए, और भी काम है, मैं लिख नहीं पाया, उसको भी बता देता हूँ। ठीक है, जो हम जो वसा है ना, जैसे प्रोटीन है, ठीक है ना, हम खाते हैं, हमारा छोटी आंत में पाचन हो जाता है ना, उस प्रोटीन को ना, या जब प्रोटीन जब पच जाता है तो किसमें बदल जाता है, अमीनो अम्ल में। यह जो अमीनो अम्ल है ना, ये कहाँ जाके रहता है जब हमारे शरीर को जरूरत ही नहीं, तो ये सीधा जाता है यकृत में। कहाँ जाता है, यकृत में स्टोर हो जाता है। ठीक है, किस रूप में इकट्ठा होता है, पेप्टोन या अमीनो एसिड के रूप में इकट्ठा हो, अमीनो अम्ल के रूप में क्या होता है इकट्ठा, एसिड का मतलब होता है अम्ल, ठीक है ना, अमीनो अम्ल के रूप में इकट्ठा हो जाता है पेप्टोन के रूप में। ठीक है ना, और जो वसा होता है ना, जो वसा पच जाता है और ज्यादा हो जाता है तो हमारा यकृत क्या करता है, उस वसा को वसी अम्ल के रूप में क्या करता है, उसे इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, इतना समझ गया। और थोड़ा चलो, हाँ, और उसको हम आगे बताएंगे। एक चीज और जानिए, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट ना पचता है तो किस रूप में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, अगर वसा टूटेगा तो किस में जाएगा, वसा अम्ल में जाएगा। अब प्रोटीन टूटेगा तो किसका रूप ले लेगा, अमीनो अम्ल ले लेगा। आप समझ गए। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदला और हमारी छोटी आंत पे रंसाकुर होता है, जो रक्त को क्या कर लेता है, वो मतलब पचे हुए चीजों को सोख लेता है। ठीक है ना, तो उसके बाद वह उंगली रंसाकुर क्या करते हैं, रंसाकुर को अंग्रेजी में बोलते हैं वीली, क्या कहते हैं, वीली। वीली को इसे दिखाते हैं, ठीक है, वीली। ठीक है, तो वीली क्या करते हैं, उस पचे हुए भोजन को अवशोषित करके रक्त में मिला देते हैं, और रक्त में मिला हुआ है ज्यादा ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा ना, वह ग्लूकोज जाएगा कहाँ, यकृत में, और यकृत उसको किस रूप में इकट्ठा कर देगा, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर देगा। किस रूप में बदल देगा, ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज हमारे रक्त में ज्यादा है शरीर में और किस काम नहीं है उसका कोई किसी प्रकार का, तो वह ग्लूकोज किस रूप में, यकृत में जाएगा, या जाके किस रूप में इकट्ठा होगा, ग्लाइकोजन। किस रूप में जाएगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, किस रूप में जाएगा, इसको याद रखिए, ग्लाइकोजन। आप ये शब्द बहुत सुने हैं लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें यहाँ जानना चाहिए। और ठीक है ना, ग्लाइकोजन, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ग्लाइकोजन, आप इतना समझ गए ना, ग्लाइकोजन। और बस हम इतना बहुत है काम अब एग्जाम दृष्टि के लिखने के लिए, ठीक है, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो। आगे देखिए, मनुष्य का यकृत अग्नाशय पिता से। अब देखिए, मनुष्य ये क्या है, यकृत है, ये क्या है, ये क्या, अग्नाशय, ये अमाशय के ना ठीक पीछे है। कहाँ है, ठीक पीछे है। चलिए आइए हम इसके बारे में जानते हैं है क्या। देखिए, अग्नाशय, अग्नाशय को अंग्रेजी में कहते हैं पेनक्रियाज। यह जो पेनक्रियाज जो मैंने नाम बताया अग्नाशय का, यह यकृत के बाद ना जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, वो कौन है, अग्नाशय है। यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पेनक्रियाज, एक नंबर में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अमाशय के ठीक पीछे है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। और अच्छा, ये जो अग्नाशय है ना, अब इसका भी तो कोई एक बनावट होगा, रंग रूप होगा। ये दिखने में कैसा होता है, लाल रंग का होता है, इसकी लाल तरह की बनावट है। ठीक है, और इसकी सतहों से ना, इनकी सतहों से क्या होता है, इनकी सतहों से रस वगैरह निकलता है। क्या निकलता है, रस वगैरह निकलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अग्नाशय रस। अब एक चीज और, ये अग्नाशय रस निकलते हैं, ठीक ना, यह 3 तरह के एंजाइम निकालता है। इससे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है, हाँ पहले आगे बताएंगे। ये अग्नाशय रस है, यह 3 तरह का क्या निकलता है, एंजाइम। अब कहेंगे कि एंजाइम क्या है, एंजाइम का मतलब क्या होता है। बस इतना समझिए ना, जब आप कहीं खेल रहे होते हैं, अब अगर आप अकेले खेल रहे हैं ना, तब आपका मन नहीं लगता है खेलने में। आपको ये लोग ज्यादा आपको देखने आ जाते हैं ना, तो आप बहुत फुर्ती के रूप में आप उसको क्या करते हैं, बहुत अपना स्टेमिना वगैरह सारा चीज दिखाने लगता है। अगर कोई नहीं होता, अपना स्टेमिना दिखाना ही नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि आप उस समय मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि दर्शक नहीं है आपको देखने के लिए। अगर या तो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अकेले बैठ के पढ़ेंगे ना, तो
कहेंगे तो उतना मन नहीं लगेगा। अगर सभी बच्चे ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तब आप देखना अपना स्टेमिना पहचान लेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही एंजाइम है, जहाँ पे एंजाइम होते हैं ना, ठीक, वहाँ पे ज़्यादा काम होता है। जहाँ पे एंजाइम की कमी होता है ना, वहाँ काम क्या होता है, नहीं हो पाता है ठीक से। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एंजाइम होता है ना, और वहाँ पे इसीलिए उसको क्या कहता है, शक्ति घर कहा जाता है। इसी की वजह से मैं जितना बोल पा रहा हूँ ना, वही कारण है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, जो मैं आपके सामने इतना मैं बोल पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, ठीक है। जो ऊर्जा आया है माइटोकॉन्ड्रिया देता है, इसीलिए उसे शक्ति का घर कहते हैं। तो एंजाइम वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो एंजाइम का काम है किसी भी काम को ना बढ़ाने की क्षमता, बढ़ा देना। कोई भी काम हम करेगा उसकी क्षमता को क्या करना, बढ़ा देना, एंजाइम यही करता है, ठीक है। एंजाइम जैसे इंसान है, इंसान के अपने अपने धर्म है, अपनी अपनी जाति है, उनका अपना अपना नाम है, अपना अपना कार्य है, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही समझिए कि एंजाइम भी क्या है, इसके एक 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 रूप दिया, इसके अंदर कई सारे एंजाइम आते हैं, अब वो भी अपना अपना कार्य करते हैं। तो देखिए एंजाइम कितने तरह के हैं, 3 तरह के इसमें बताया। कौन निकाल रहा है, अग्नासी रस निकाल रहा है। एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, ठीक है। अब देखिए एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकालता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकालता है। ये देखिए एमाइलेज है ना, मैंने क्या बताया, छोटी आंत में जब जाएगा पूरा भोजन वहीं बचता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है, यह कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जब टूट जाता है तो किसका रूप ले लेता है, ग्लूकोज का। बताया था मैंने, किसका रूप ले लेता है, ग्लूकोज का। तो अमाइलेज का काम क्या है, जब छोटी आंत में जो भोजन है, ठीक है, वहां रुका होता है, तो हई क्या करता, अग्नाशय रस हई तीनों को छोटी आंत में भेजता है इलियम के पास, कि जाओ उस भोजन का क्या करो, कायम करो। कायम का मतलब दूध की जैसा पतला करो। ये तीनों जाते हैं, देखते हैं कि छोटी आंत में जो अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन गया है उसको एकदम छोटा कर देना है। तो ये तीनों मिलकर करते हैं। अमाइलेज काम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। लाइपेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा को किस रूप में बदलेगा, वसा अम्ल में बदलेगा। किस में बदलेगा, वसा अम्ल में बदलेगा। अब ट्रिप्सिन देखो, जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है, कौन सा एंजाइम करेगा, कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। ये ट्रिप्सिन कौन निकाल रहा है, अग्नाशय निकाल रहा है। प्रोटीन को यहाँ ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करके किसमें बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। आपने इतना समझ लिया। आइए एक बार थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए, एक बार स्टार्टिंग से। पाचक ग्रंथियां, किसी ग्रंथि का मतलब होता है गांठ टाइप का, हमारे शरीर के अलग अलग जगह पे गांठ वगैरह होते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा टॉपिक छूटा है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन। अब देखिए जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय की सतह पे क्या पाया जाता है, ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी अग्नाशय पे ना छोटे छोटे बिंदु के रूप में ना गांठ टाइप के ना बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं, ग्रंथि पाई जाती है। उन ग्रंथियों को खोजने वाला जो पहला व्यक्ति था ना, जिसने समझा, वो थे लैंगरहैंस। क्या नाम था, लैंगरहैंस। तो अब ये इन्हीं की सतहों पे क्या होता है, इसे कहते हैं लैंगरहैंस की कोशिका, सॉरी लैंगरहैंस ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगरहैंस ग्रंथि कहते हैं। इन लैंगरहैंस ग्रंथि से एक हार्मोन वगैरह निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। अब जानते हो, कईयों का सुना हो कि मुझे मधुमेह रोग है, शुगर है, ये तमाम तरह की बीमारी आप सुनते हैं ना, कहाँ है होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको छोड़ दिए तो इसका मतलब लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं। अब इसको समझिए, मधुमेह रोग कैसे होता है, यानी शुगर कैसे होता है, किस वजह से होता है। मैंने क्या बताया, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को कौन पचा रहा है, अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम। कहाँ से अमाइलेज एंजाइम निकला है, अग्नाशय रस से, ठीक है। अरे कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें बदल रहा है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है ना। या ग्लूकोज जब हमारे शरीर में ज्यादा होता है, रक्त में घूमता रहता है, और यकृत क्या कर रहा था, उसको अपने पास रख ले रहा था। किसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से। अगर इंसुलिन, अगर अग्नाशय रस से, अग्नाशय की सतहों से जो ग्रंथियां हैं लैंगरहैंस की, मतलब इनकी सतहों पे ग्रंथि पाई जाती है, जिसे लैंगरहैंस ग्रंथि कहते हैं। यहाँ से हार्मोन निकलता है, उसे कहते हैं इंसुलिन। क्या कहते हैं, इंसुलिन, ठीक है। ग्रंथियों से ना, अब कहेंगे कि हार्मोन क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हार्मोन का मतलब ये होता है ना कि जब ग्रंथियों से रासायनिक पदार्थ जब बाहर निकलता है ना, रासायनिक पदार्थ, उसको क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या नाम देते हैं,
हार्मोन। यह कौन सा हार्मोन निकल रहा है लैंगरहैंस की ग्रंथियों से? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की वजह से ही ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज यकृत में जाकर ग्लाइकोजन का रूप ले रहता। अब सोचिए अगर इंसुलिन हार्मोन ना बनाए लैंगरहैंस की ग्रंथि तो क्या होगा? जब नहीं बनेगा ना तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा ना रक्त में, जैसे ही रक्त की मात्रा बढ़ेगा, इंसुलिन नहीं रहा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा, जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा तो मूत्राशय से, मूत्र के मार्ग से चिपचिपा पदार्थ का जो निकलेगा ना लसलसा टाइप का, तो वह क्या होता है, शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा होता है वो। और वह ग्लूकोज जब मूत्र मार्ग से निकलने लगेगा ना तो उस स्थिति में क्या होगा, कहा जाता है मधुमेह रोग। ठीक है, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। और जो भी किसी भी प्रकार का आप कहना चाहते हैं और वो कमेंट के माध्यम से वो मुझे बताएं, और मैं उस प्रकार का लेक्चर आपको लाऊं और मैं इससे बेहतर आपको देने का प्रयास करूं। जय हिंद दोस्तों। और आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप